हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक फिजिक्स में भी इंक्लूड होता है और बायोलॉजी में भी इंक्लूड होता है। तो हम दोनों तरीकों से समझें, लेकिन ज़्यादा हम इसको फिजिक्स के तरीके से समझेंगे। किसके तरीके से? फिजिक्स के तरीके से। हमने फिजिक्स में दो टॉपिक कवर किए थे पीछे, लेंस और दर्पण, और प्रकाश वाला हमने शुरू में ही कर लिया था। अब ये टॉपिक उसका मिक्सचर है, मतलब नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आज आपको, और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है। वस्तु क्यों दिखाई देती है, काफी इंटरेस्टिंग। अब आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप बोलोगे सर वस्तु क्यों दिखाई देती है, ये अब जैसे सीधी सी बात है, ये मार्कर है, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? सर आपकी आइस है इसलिए, हमारे आइस है इसलिए? नहीं, वास्तव में कोई भी चीज दिखाई देती है उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला, या तो वस्तु क्या हो, खुद प्रकाशमय हो, यानी कि खुद प्रकाश उत्पन्न करती हो, और या वस्तु प्रकाश में, लाइट में रखी हो। और तीसरी बात होती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण, इन तीन वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। समझ में आया? वस्तु क्या हो, या तो प्रकाशमय हो, या प्रकाश में रखी हो, और क्या हो रहा हो, प्रकाश का परावर्तन। इस वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। वस्तु कैसे दिखाई देती है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं प्रकाश वाले चैप्टर में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे मानव नेत्र की, ह्यूमन आइस की। किसकी बात करेंगे? मानव नेत्र की बात करेंगे हम। देखने में ये आंखें छोटी छोटी लगती है ना, इतनी इतनी सी, लेकिन वास्तव में इतनी नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी है ये आंखें, इतनी बड़ी। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी झील सी गहरी आंखें, तो वे झील सी गहरी होती है वास्तव में। मतलब होती तो बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से काफी बड़ी होती है। अब समझेंगे कैसे होता है, क्या चीज होता है, तो बात करेंगे हम ह्यूमन आइस के बारे में। वही सीधी सी बात है, आपके पास फोन होगा क्योंकि आप इस वीडियो को फोन में देख रहे हो, किसी के पास ओप्पो का होगा, किसी के पास वीवो का होगा, और किसी के पास आईफोन होगा। और शादी होती है, मैरिज होती है, हम कैमरा फोटोग्राफर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जो कैमरा है ना, वो आइस के कॉन्सेप्ट पे ही बना है, आंख के कॉन्सेप्ट पे ही आपका जो कैमरा है वो बना है। आंखों में कैसे इमेज की कैप्चर होती है, कैसे इमेज बनती है, उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपका कैमरा है वो बनाया गया है। ठीक है, तो आइस को देखकर कैमरा बनाया गया, ना कि कैमरे का अध्ययन करके आइस का अध्ययन किया गया है। दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, हम अब देखेंगे कि आइस काम कैसे करती है, आइस के क्या क्या पार्ट होते हैं। आपको बहुत ही विचित्र चीजें पता लगेंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी, भी ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो धैर्य बनाकर रखना, क्योंकि ये क्लास अगर आप इंटरेस्ट के साथ देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और अगर आप शुरू में कह दोगे सर आप तो बोर कर रहे हो, तो बोरिंग लगेगी। मैं पहले बता देता हूँ, कम से कम क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं उनको तो पता है कि क्लास काफी इंटरेस्टिंग होती है, बाकी आपकी मर्जी। तो करते हैं क्लास को शुरू। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब आप अगला काम क्या करोगे, इस डायग्राम को अपनी कॉपी पे बनाइए। ह्यूमन आइस के डायग्राम को आप कॉपी में बनाइए, इसको बना लीजिए, गूगल से कर लीजिए, और 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें से आप इस डायग्राम को बना लीजिए। कहीं से भी आप आइस के डायग्राम को बनाइए, उस आइस के डायग्राम को अपने सामने रखिए, फिर आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। अब कहोगे ज्यादा बात ना करो, पढ़ाओ, तो चल करते हैं शुरू। तो हम बात करते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र में हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली लाइन, आंख एक कैमरे की भांति कार्य करता है। किसकी भांति?
कैमरे की बनती, जैसे एक मोबाइल का कैमरा होता है या कोई भी आप कैमरा मान लो, जिस प्रकार कैमरा काम करता है उसी प्रकार आइस काम करती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि आंख एक कैमरे की भांति कार्य करता है। अब आंख में क्या क्या पार्ट होते हैं? एक होता है दृढ़ पटल, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में होता है आपका आइरिस, आइरिस के बाद में होता है आपका नेत्र तारा या आंख की पुतली, उसके बाद में होता है आपका लेंस, लेंस के बाद में होता है आपका नेत्रोद्र, उसके बाद में होता है आपका कचाप द्रव्य, उसके बाद में होता है आपका रवर्तक द्रव्य, उसके बाद में होता है आपका रेटिना, और रेटिना के बाद में बस इतनी बातें हैं। तो दृक्पटल, कॉर्निया, आइरिस, नेत्र तारा, लेंस, नेत्रोद, कचाप द्रव्य, रवर्तक द्रव्य और रेटिना। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन में आपको वन लाइनर बताता हूं। जब आप नेत्रदान करते हो, कभी मौका मिले नेत्रदान करने का, तो नेत्रदान महादान। तो अपने क्या है, कुछ दिमाग में इमेजेस होती है कि नेत्रदान करते हैं ना, तो पूरी की पूरी आइस को निकाल लिया जाता है, यानी कि पूरी आइस को निकाल लिया जाता है और दान करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आंख का कौन, नेत्रदान में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर होगा कॉर्निया। सिर्फ नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है, पूछा गया क्वेश्चन। दूसरी बात, आंख में प्रतिबिंब बनता कहां पे है? प्रतिबिंब बनता कहां पे है? तो प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर। कहां पर बनता है? आपका रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। दो बातें आपको क्लियर हो गई कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आप कह दोगे कॉर्निया दान। देखो दोनों नाम एक जैसे से लग रहे हैं, कॉर्निया, रेटिना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। और जब प्रतिबिंब बनता है, हमारे आंखों में इमेज बनती है कोई भी चीज की, तो वो कहां पर बनती है? वो बनती है रेटिना पर। कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो नेत्र के भाग लिख लो आप, दृक्पटल, कॉर्निया, आइरिस, नेत्र तारा, लेंस, नेत्रोद्र, कचाप द्रव्य, रवर्तक द्रव्य और रेटिना। ये सारे के सारे भाग होते हैं और हम एक एक भाग को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आगे बात। और स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं साथ के साथ इसको मिटाता चलूंगा। तो देखना भी, पहला है दृढ़ पटल। अब यहां पर अपने दृढ़ पटल देखें तो ये वाला भाग सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपर वाला भाग, नेत्र का सबसे ऊपर वाला। यानी कि अगर मैं नेत्र को बनाऊं आप रफली, तो कुछ इस प्रकार से नेत्र, हमें जो हमारी, अब हम किसी का फेस देखते हैं तो हमें उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है ना, कितनी खूबसूरत, कहते हैं ना आपकी आइस बहुत सुंदर है। क्यों क्यों सुंदर है? क्योंकि हम उसका बस ये आगे वाला ही भाग देख रहे हैं, सिर्फ ये आगे वाले भाग देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा और है। तो कहते हैं ना, पहले कहावत कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, यहीं पर नेत्र दिखाने के लिए कुछ और, वास्तव में कुछ और। तो ये जो पूरा दृष्टि पटल होता है, ये ऊपर वाला भाग, इसे बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, तो कहा जाता है आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है। तो अब ये क्या है? एक तो है श्वेत झिल्ली, यानी कि झिल्ली है वो भी कैसी? श्वेत। दूसरी क्या है? कठोर। और तीसरी क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी। श्वेत का मतलब सफेद होता है, कठोर का मतलब कठोर होता है, लेकिन अपारदर्शी। अब यहां पर दो शब्द आते हैं, अपारदर्शी और पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आप आर पार देख सकते हो। इमेजिनेशन कीजिए, कांच, कांच के आप
आर पार देख सकते हो, और अपारदर्शी जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार, है ना। तो पारदर्शी और अपारदर्शी भी शब्द आपको समझ में आ गए। मैं एक एक शब्द आपको समझाऊंगा। तो दृढ़ पटल कैसी होती है? श्वेत झिल्ली होती है, कठोर होती है और अपारदर्शी होती है। तो ये आपको दृढ़ पटल की बातें समझ में आ गई है। अब मैं दृढ़ पटल की लाइन को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते चले। नोट्स बना रहे हो तो साथ के साथ बना लेना, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने शुरू में ही। पर मैं तो यही कहूंगा कि नोट्स खुद के बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, ताकि एक बार ही बनाने पड़ती है। चलिए, अगला दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा है आपका कॉर्निया। कौन सा है? कॉर्निया। दृढ़ पटल के, अब कॉर्निया आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये बड़ा, आगे आगे बड़ा, ये बड़ा, ये आपकी होती है कॉर्निया। तो दृढ़ पटल, अब ये दृढ़ पटल था, सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ये बात कर रहा है इस चीज की। तो ये उभरा हुआ भाग, आंख, आपने देखा होगा आंख आगे से थोड़ी इस तरह से उभरी हुई होती है, तो ये आपका क्या होती है? ये आपकी कॉर्निया होती है। ठीक है, सामने वाला भाग होता है। तो ये, अब इसके पूछे लोकेशन कहां है, तो आप कहोगे दृढ़ पटल के सामने। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अभी दृढ़ पटल के सामने पूछ सकता है कि कॉर्निया की लोकेशन कहां पे, तो आप कहोगे दृढ़ पटल के सामने। और ये कैसा होता है, तो आप कह दोगे कि उभरा हुआ होता है। बिल्कुल होता है भी उभरा हुआ। फिर पूछ लेगा, चलिए दो बातें आपको समझ में आ गई। नेत्रदान में इसी भाग का दान किया जाता है। वही बात कि नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात देखिए, आंख में प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है, यानी कि अब आंख का यही भाग तो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, ये पीछे वाला भाग तो हमें आंख में बाहर दिखाई नहीं देता ना। अब जैसे सीधी सी बात है, अब मेरी आइस भी ऐसी है, आप सभी की ऐसी है, लेकिन आपको सिर्फ आंख का ये आगे वाला इतना ही तो दिखाई दे रहा है, तुम्हारी झील सी गहरी आंखें, बस इतना ही तो दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो आगे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बात ये कर रहा है। तो आंख, प्रवेश प्रकाश का, यहीं से प्रकाश प्रवेश करेगा, कोई भी चीज यहीं से ही प्रवेश करेगी। तो कह रहा है कि आंख में प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आंख में प्रकाश का किस भाग से प्रवेश करता है, तो आप कह सकते हो कि आंख में जो प्रकाश होता है वो आपका कॉर्निया भाग से प्रवेश करता है। तो प्रकाश का प्रवेश, एक भाग, एक बात ये भी बन गई, प्रकाश का प्रवेश, प्रकाश का प्रवेश भी इसी भाग से होता है। चलिए, ये आपको दो बातें समझ में आ गई। कौन कौन सी? दृढ़ पटल और कॉर्निया। अब मैं कॉर्निया को भी मिटाऊंगा, ठीक है, साथ के साथ अपने इसको कॉर्निया को भी यहां से मिटाते चलेंगे, डायग्राम से भी मैं मिटाता चलूंगा। कौन कौन सा दृढ़ पटल हमने पढ़ लिया, क्योंकि अपनी जगह चाहिए। डायग्राम आप पहले बना लेना, क्योंकि डायग्राम जरूर बना लेना प्यारे बच्चों, मेरी इतनी मान लेना कि आप डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कॉर्निया को मैं मिटाता हूं, फिर अपने आगे चलते हैं। चलिए, अगला है आइरिस। कौन सा? आइरिस। अगला भाग है आइरिस। तो आइरिस देखें कहां पे है? आइरिस ये रहा, ये वाला आइरिस, या इसे बोलते हैं परितारिका। तो आइरिस लगभग आपकी यहां होती है, इसे आइरिस या परितारिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका, आइरिस या परितारिका। कंफ्यूज मत होना कि सर आइरिस बता दिया, परितारिका तो आपने बताया, ये एग्जाम में तो परितारिका पूछ लिया। आइरिस और परितारिका एक ही बात है, ठीक है। चलिए, अब आगे और थोड़ा सा विचार करते हैं। आइरिस क्या चीज है? कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। तो आइरिस क्या है, कहां पर होती है? ये कॉर्निया के पीछे,
पहली बात कॉर्निया के पीछे। पहली बात तो पूछ सकता है कि आइरिस कहां होती है, तो कॉर्निया के पीछे। दूसरी क्या होती है, ये रंगीन होती है, कलरफुल क्या होती है, रंगीन होती है। तीसरी बात अपारदर्शी, ये भी क्या होती है, अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी होती है और एक पर्दे जैसी रचना होती है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं नेत्र तारा या आंख की पुतली। आंख की पुतली या नेत्र तारा। लो मैं आइरिस को मिटाता हूं, आइरिस को भी मिटा दिया। अब नेत्र तारा और आंख की पुतली कहां गई, कहां गई, आंख लेंस हो गया, पुतली ये वाली लेंस का आगे बढ़ा हुआ आंख की पुतली। आइरिस के बीच में एक छेद पाया जाता है, तो आइरिस के बीच में यानी कि यहां एक छेद पाया जाता है, ये वाला आइरिस के बीच में, क्योंकि एस नीचे भी होती है, आइरिस के बीच में एक छेद पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन होगी यहां पर। दूसरी बात तो आइरिस के बीच में पाया जाता है, एक आइरिस यहाँ पे, एक आइरिस यहाँ के, इन दोनों के बीच में यहां पर पाया जाता है। आंख में जानने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो पुतली क्या काम करती है, प्रकाश का नियंत्रण करती है। क्या करती है, प्रकाश का नियंत्रण। रुकना थोड़ा सा समझाता हूं नियंत्रण कैसे। अब एक चीज बताना, कुछ ना हमारे आइस में कभी आपकी पलक झपकना अनैच्छिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, पलक झपकना अनैच्छिक क्रिया, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम अगर चाहें अपने, आप टारगेट ले लो कि सर मैं तो अपनी पलक नहीं झपकाऊंगा या नहीं झपकाऊंगी, तो आप कुछ देर तक अपनी पलक नहीं झपका सकते, कंट्रोल करो, लेकिन बाद में अपने आप आपकी पलक झपक जाएगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है। अब एक चीज बताता हूं आपको, आप जब एकदम से अंधेरे से जब एकदम ज्यादा प्रकाश वाली जगह में जाते हो, अंधेरे से या नॉर्मल आपके इसमें एकदम ज्यादा प्रकाश पड़ता है, तो आपकी आंखें एकदम से बंद होने लगती है। आपकी आंखें क्या होनी है, एकदम से बंद होने लगती है। आप देखना कभी एकदम से, अब जैसे नाइट में आप बाइक चला रहे होते हो, या एकदम से आपकी आंख में कोई दिन में ऐसे लाइट का पूरा फोकस आपकी आंख में पड़ता है, तो आप ऐसे सामने से कर लेते हो, इस तरह से कर लेते हो, यानी कि आपकी आइस या तो ऐसे कर लेते हो, या आंखें बंद करने का प्रयास, यानी कि आपकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं, इस तरह से अपने आप बंद होने लगती है, इस तरीके से, ठीक है। तो और जब आप अंधेरे में जाते हो, तो आपकी आइस जो होती है वो खुल जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। आप चीजों को देखने में, कम प्रकाश में अगर आप चीजों को देखते हो, तो आपकी आंखें, आप आंखों को, आपको फील होता है कि आप आंखें बड़ी करते हो अपनी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बड़ी बड़ी, ऐसे नहीं, नॉर्मली जो आपकी पुतली होती है वो फैल जाती है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल क्या। और अब जब आप बहुत ज्यादा प्रकाश में जाते हो, तो वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, तो इस वजह से प्रकाश का नियंत्रण होता है। तो समझते हैं, आंख में जानने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो आपका नेत्र तारा या पुतली करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अधिक प्रकाश में स्वयं को सिकोड़कर छोटा कर लेती है, और कम प्रकाश में स्वयं ही फैल जाती है। अधिक प्रकाश होगा तो स्वयं को सिकोड़कर छोटा कर लेगी, और अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगी, और कम प्रकाश होगा तो फैल जाएगी। ये है नेत्र तारा या आंख की पुतली की बातें, ठीक है। अब अगला पॉइंट है अपना लेंस। कौन सा है, लेंस की बात करते हैं। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अगर पूछे कि आंख में प्रवेश प्रकाश किस भाग से करता है, तो आप कहां से कहोगे, कॉर्निया से। और दूसरा बात, और अगला बात अगर पूछे कि कंट्रोल कहां पे होता है प्रकाश का, तो आप कहोगे कि नेत्र तारा या आंख की पुतली से। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अगला भाग है आंख का लेंस। तो मैं मिटाता हूं, पुतली को भी मिटा देता हूं, उसके बाद में है अपना ये लेंस आ गया। कौन सा, लेंस। तो ये लेंस कहां पर होता है, तो लेंस की लोकेशन होती है पुतली के पीछे, यानी कि लगभग आपकी यहां पर, पुतली के पीछे होती है, ठीक है। इस लेंस के पिछले भाग में वक्रता त्रिज्या छोटी व अगले भाग में बड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या पीछे वाले भाग में तो होती है छोटी, और आगे वाले भाग में होती है बड़ी। अब आप कहोगे सर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वो मैं आपको पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं।
कि लेंस में क्या होता है, दो पृष्ठ होते हैं। तो ये पृष्ठ एक गोलीय होता है, इसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या होती है लेंस की। तो आगे वाली जो त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है और पीछे वाली त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। सॉरी, उल्टा हो गया भाई। लेंस के पिछले भाग में वक्रता त्रिज्या छोटी और आगे वाले भाग में बड़ी होती है। आगे वाले भाग में वक्रता त्रिज्या बड़ी और पीछे वाले भाग में छोटी होती है। यह कई परतों का बना होता है, कई परतें होती हैं, कई परतों का बना होता है और हर परत अपवर्तनांक मान बाहर से अंदर की ओर जाने पर बढ़ते हैं। तो कई परतें हैं, जैसे मान लीजिए एक परत, ये एक परत, ये एक परत, ये एक परत, इस तरह से परतें हैं। तो बाहर से अंदर की ओर जाने पर इनके अपवर्तनांक क्या होते हैं, अपवर्तनांक के मान बढ़ते हैं। क्या होते हैं, अपवर्तनांक के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपवर्तनांक क्या होता है, कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। लेकिन आपको याद क्या रखना है, अगर मध्य का अपवर्तनांक पूछे, मध्य का अपवर्तनांक इसका होता है 1.44, है ना, 1.44। अब अंक है 4 4, याद कर, हो गया। समझदार को इशारा काफी है। आंख की बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं, अपवर्तनांक है 2 और 2 4। आंख में 2 और 2 मिलकर 4 होती है ना, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। सिर्फ पढ़ाने के तरीके से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लासेस में फनी तरीके को आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो अपवर्तनांक मध्य, लेंस के मध्य भाग का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। ठीक है, 1.3 मैंने कल आपको बताया था ना, इस तरीके से 1.4 भी आप याद कर लो। साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा याद होती हैं, दिमाग में अटकती हैं चीजें। अब जैसे मैंने कल कैरोसिन का बताया था तो आपके दिमाग में अटक गया, सीन 143, 1.43। इस तरीके से एथेनॉल का बताया था कि बंदा शराब पीकर 3-5 करता है तो 1.34 35, इस तरीके से चीजें दिमाग में अटकती हैं। ठीक है, चलिए। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों की सहायता से टिका रहता है। तो लेंस क्या होता है, अपने स्थान पर मांसपेशियों, क्योंकि आइस में क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, तो उस मांसपेशियों की सहायता से अपनी जगह पर है वो टिका रहता है, इधर उधर खिसकता नहीं है। लेंस में अपनी फोकस दूरी बढ़ाने की क्षमता होती है। स्टार लगाओगे, इस बात को स्टार लगाओ कि लेंस में अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित या बढ़ाने की क्या होती है, क्षमता होती है। वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है। कौन, मानव नेत्र का लेंस। ये हुआ अपना लेंस भी कंप्लीट। अगले भाग पर चलते हैं नेत्र के। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, बहुत धीरे से करवा रहा हूं, फिर भी अगर कोई आपको चीज लगे इस तरह हमें समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा आपको। चलो लेंस को भी मिटाते हैं, लेंस भी हो गया। अब अगला भाग है नेत्रोद्रिया जलीय द्रव। नेत्रोद्रिया जलीय द्रव, नेत्रोद्रिया जलीय द्रव, इस पर थोड़ी सी विचार करते हैं। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। चलिए अगला है, ये कहां पर होता है, तो ये कॉर्निया व लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये देखो भाई, यहां पर इनके बीच में होता है, कहां पर, लेंस और कॉर्निया के ये बीच वाले भाग में, यहां पर ये वाला लेंस और कॉर्निया के बीच, तो ये वाला जो भाग है यहां पर होता है। एक मिनट, चलिए। तो ये वाला जो बीच, ये आपका लेंस रहा और ये आपकी कॉर्निया रही, तो इसके जो बीच वाला भाग होता है ये क्या होता है, नेत्रोद्रिया जलीय द्रव। तो लोकेशन आपको पता लग गई।
कहां होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। कैसा होता है? बिल्कुल नमकीन। कैसा होता है? नमकीन। अब देखो मैंने तो टेस्ट इसको किया नहीं है, लेकिन आप एक चीज फील करना, कभी आंसू आते हैं तो वो आंसू का टेस्ट कभी करना, किया कभी? रोते रोते आंसू, ऐसे छोटे बच्चों के आपने भी ऐसे रोते हैं तो नाक एक आधा आंसू है ना मुंह में चला जाता है, तो उसका टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, ठीक है, हल्का सा नमकीन होता है, तो वो इसी वजह से होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आंसू का जो टेस्ट। अब आंसू क्यों आते हैं? वो एक फीलिंग होती है, अलग अलग फीलिंग्स होती है। तो जो हैप्पी फीलिंग होती है उसमें भी आंसू आते हैं, और जो सैड फीलिंग होती है उस दोनों में आंसू आते हैं। वो अश्रु ग्रंथि द्वारा कंप्लीट होते हैं, जो मैंने आपको करवा दिया था जब मैंने आपको ग्रंथियां करवाई थी। बाकी जब और आगे कोई कंसेप्ट आएगा तब मैं आपको और बता दूंगा कि आंसू क्यों आते हैं, ठीक है। लेकिन आंसू नमकीन क्यों होते हैं उसका रीजन ये होता है। तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है? इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। कितना होता है? 1.336। किसका? नेत्रोद्र का। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कचाभ द्रव्य। कौन सा द्रव्य? कचाभ द्रव्य। ये भी आपको अब याद रखना है। चलिए साथ के साथ मैं मिटाता चल रहा हूं भाई, ताकि आपको ऐसे लगे भी कुछ ना कुछ कम हो रहा है ना, क्योंकि बोर होने लग गए। 20-25 मिनट की क्लास हो गई है, और बोर नहीं होना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं भाई, पहले बता देता हूं। नेत्रोद्र कर लिया, ठीक है भाई। अगला है कचाभ द्रव्य, यानी कि ये बड़ा भाग, ये बड़ा भाग, ये आपका क्या होता है? कचाभ द्रव्य। तो क्या बोल रहा है? दृढ़ पटल के नीचे, सॉरी, आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव बना रहता है। तो लेंस के पीछे, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, लेंस के पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेंस के पीछे कैसा होता है? ये भी पारदर्शी होता है। अब पारदर्शी है तो सीधी सी बात है इसका अपवर्तनांक भी होगा वही 1.336। ये भी आपको याद रखना है। अगला है रवतक पटल। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली पाई जाती है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, दृढ़ पटल के नीचे। अब ध्यान दो, ये मैंने आपको दृढ़ पटल बताया था ऊपर वाला, ये देखो ये बड़ा भाग दृढ़ पटल बताया था, तो इसके नीचे काले रंग की झिल्ली, इसके नीचे काले रंग की एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली की ये बात कर रहा है, जिसे बोलते हैं रवतक पटल या काले रंग की झिल्ली। यह प्रकाश को शोधित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, यानी कि प्रकाश को अब एक शोधित कर देती है और उसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अब आंतरिक परावर्तन ये समझो आप, आंतरिक परावर्तन। जब मैंने आपको इंद्रधनुष पढ़ाया था तब मैंने आपको आंतरिक परिवर्तन बताया था कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और अपने पथ से टकराकर वापस आती है तो वो परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से अगर नेत्र में आंतरिक परिवर्तन हो जाए तो कोई ढंग से परिवर्तन, ढंग से कोई भी डायग्राम या डायग्राम नहीं, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये काले रंग की पट्टी या अवरक्त पटल होता है ना, वो प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकता है, आंतरिक परिवर्तन नहीं होने देता, ठीक है। इस वजह से जो प्रतिबिंब है वो अच्छे तरीके से बनते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को कौन रोकता है? तो काले रंग की झिल्ली या रवतक पटल। ये भी आपको याद रखना है। चलिए काले रंग की झिल्ली भी पढ़ ली है, ठीक है, कचाभ द्रव्य भी पढ़ लिया। अगला भाग है रेटिना। कौन सा? रेटिना, यानी कि अब हम यहां पहुंच चुके हैं रेटिना का। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब हम रेटिना की बात करेंगे। एंटीना नहीं है, रेटिना है। इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल, यानी कि सारा जो प्रतिबिंब है वो यही बनता है। अवरक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है। कहां पर? अवरक्त पटल के नीचे, यानी कि यहां इस वाले भाग में। दूसरा, आंख के सबसे भीतर, यानी कि आंख के सबसे भीतर वाला भाग यहां पर। अब इसको मैं थोड़ा मिटाकर फिर आपको दिखाता हूं कि ये है हमारा रेटिना। तो आंख के सबसे भीतर और पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, इसे बोलते हैं रेटिना। यह दृष्टि शिराओं तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। यहाँ पर मतलब सारा का सारा दृष्टि शिराएं यहाँ पर बनती है और एक फिल्म बनती है। यहाँ पर फिल्म वो नहीं है जो अपने टीवी
फोन में देखते हैं, वो नहीं है। फिल्म का मतलब होता है इस फिल्म को आप कैसे समझोगे, पहले ना एक आजकल तो डिजिटल कैमरे वगैरह आ गए, पहले जो इमेज फोटो खींचने वाले कैमरे होते हैं उसमें एक फिल्म डलती थी, जिसे अपने रील बोल देते थे शायद, ऐसा ही कुछ होता था, तो एक फिल्म बनती थी। उस टाइप की ये बात कर रहा है कि यहाँ पर फिल्म बनती है एक, फिर अपने कहते थे कि रील्स दो आगे लेवा, मतलब उससे फिर इमेजेस बनती थी। उसी प्रकार से इसमें भी एक फिल्म बनती है, इसमें रेटिना। ये शिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, अब एक प्रतिबिंब का क्या बन गया, फिल्म बन गई। अब ये शिराएं प्रतिबिंब का रूप है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं। अब ये इतनी लंबी प्रोसेस चल रही है, लेकिन आप सोच के देखो, आप किसी भी चीज को देख रहे हो तो आपको एक मिनट का, एक सेकंड से बहुत कम समय में आपको वो चीज दिखाई देती है, पर फिर भी ये सारा काम उसमें होता है। मतलब कितना फास्टली चल रहा है, अपने सोचने समझने की क्षमता से भी तेज। ठीक है, तो ये शिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, कि प्रतिबिंब का रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, इन सारी बातों का ज्ञान होता है, और उसे उस ज्ञान को मस्तिष्क तक लेकर जाती है। तो यहां पर एक फिल्म बनती है, और ये दृष्टि पेशियां, यहां से ये सूचनाएं कहां पर जाएंगी, यहां पर, कहां पर जाएंगी, यहां पर। ये कौन है, हमारा ब्रेन, दिमाग या माइंड, साइंस में आप इसे नहीं बोलोगे, मस्तिष्क या ब्रेन बोलोगे, मस्तिष्क या ब्रेन बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि माइंड होता है या दिमाग होता है, दिमाग और माइंड नहीं बोलोगे, यहां पर आप मस्तिष्क और ब्रेन शब्दों का यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। अब आपको एक चीज समझनी है, अब आगे की चीजें और इंटरेस्टिंग है, अब आगे की चीजें हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं कैसे इंटरेस्टिंग है। अब समझते हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग है। ये तो सारे हमने भाग पढ़े हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि इमेज बनती कैसे है, इमेज बनती कैसे है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, अपने आप अच्छी इमेज बन जाएगी, है ना। तो अब समझते हैं कि इमेज कैसे बनती है। चलिए अब अपने इमेज बनाते हैं। चलिए इमेज बनाते हैं, इमेज बनाकर और ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर कर दो भाई, ऐसी क्लास शायद ही आपको मिले कहीं। प्रतिबिंब का संदेश, अब देखो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। यानी कि आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूं, और मैं आपको उल्टा नहीं दिखाई दे रहा, जो इमेज है आपका, जो रेटिना है, रेटिना पर वो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन हमें तो वो सीधा दिखाई देता है। अब वो उल्टे से सीधा होता कैसा है, उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रतिबिंब का संदेश, दृष्टि यानी कि इमेज तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। अब वो एक विद्युत आवेग सारे इकट्ठे होकर किसके द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा कहां जाएगी, मस्तिष्क में, और वहां उस वस्तु को शक्ल के रूप में समझाया जाता है। अब मस्तिष्क में भेजा जाता है, और मस्तिष्क क्या करता है, उसे समझता है एक इमेज के रूप में, एक शक्ल बनाता है उसकी भी, हाँ ऐसा इसका चेहरा है, ऐसी इसकी आंखें हैं, है ना, वो चीजें बनाता है। समझने की यह क्रिया वस्तु की उस छाया को उल्टा कर देती है या उलट देती है। अब जब मस्तिष्क उस चीज को समझता है ना, तो वो जो छाया होती है, वो जो फिल्म होती है, तो मस्तिष्क उस फिल्म को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। अब देखो आपको भी सर क्या उल्टा उल्टा कर रहे हो ना, अब देखो ये है रेटिना, ठीक है। यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, थोड़ा टफ होगा, मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ऐसा प्रतिबिंब बनता है ना, ये रेटिना पर बना है। अब इसकी सूचना कहां पर गई, मस्तिष्क में, आवेगों के द्वारा, ठीक है। मस्तिष्क में गई तो मस्तिष्क, अब मैं मस्तिष्क थोड़ा बड़ा बनाऊंगा,
मस्तिष्क में यह सूचना पहुंची, तो मस्तिष्क इसको क्या कर देता है, इस इमेज को क्या कर देता है, इस इमेज को पूरा का पूरा उलट देता है, पूरी की पूरी इमेज को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो ये उल्टी की इमेज कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अब दोबारा समझो इस चीज को, यानी कि ये है वस्तु, ये क्या है वस्तु, आपकी आइस ने इस वस्तु को देखा, आपकी आइस ने इस वस्तु को देखा, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बना। अब इसके आवेग, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, इसकी एक फिल्म बनी, ठीक है, उसे तंत्रिका आवेगों और दृष्टि पटल के द्वारा, जो दृष्टि पटल पर बना, और दृष्टि जो शिराएं थी वो इसे कहां लेकर गई, मस्तिष्क में लेकर गई। मस्तिष्क ने क्या किया, जब इससे पहले इसका अध्ययन किया तो मस्तिष्क तक पहुंचा और वहां उसे वस्तु, मस्तिष्क ने इसे एक शक्ल के रूप में बनाया। कैसे, ये जो न्यूज पहुंची थी ना वो तंत्रिका आवेगों के रूप में, यानी कि एक विद्युत करंट, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पहुंची थी, एक पूरी की पूरी इमेज नहीं पहुंची। जैसे आप किसी को डाटा ट्रांसफर करते हो अपने मोबाइल से किसी और के मोबाइल में पिक भेजते हो, ठीक है, तो वो ऐसे पिक निकल के थोड़ी जाती है, वो तो डाटा के रूप में जाती है ना, तरंगों के रूप में जाती है। तो उसी प्रकार से आवेगों के रूप में मस्तिष्क में पहुंचा। अब मस्तिष्क का जो प्रोसेसर है, अपने मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो उसे इमेज में बदलता है, तो वैसे ही इसका जो माइंड का जो प्रोसेसर होता है वो इस इमेज को समझता है, समझने के बाद में जो उसे इमेज पहुंची है, जो उसके पास ये इमेज पहुंची है, तो वो उसे क्या कर देता है, इस इमेज को उलट देता है। जैसे उसके पास पहुंची वो उसने उसको उलट दिया, तो जो प्रतिबिंब उल्टा बना था वो प्रतिबिंब कैसा हो गया, सीधा हो गया। तो हमें वस्तु कैसी दिखाई दी, सीधी, ठीक है। तो जो रेटिना पर, अब क्या बोल रहा है कि समझने की यह क्रिया वस्तु को उस छाया को उलट देती है जो रेटिना पर उल्टा रूप बना था, इस वजह से हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है, इस वजह से हमें वस्तु क्या दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। प्रतिबिंब को सीधा करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो मस्तिष्क का दृष्टि तंत्रिका द्वारा, इसके द्वारा दृष्टि तंत्रिका द्वारा, इसके द्वारा दृष्टि तंत्रिका द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये बातें ऐसे करके इमेजेस को सीधा किया जाता है, ऐसे ऐसे चीजें हमें दिखाई देती है। चलिए अब आगे थोड़ा सा और ज्यादा लंबा चौड़ा बातें नहीं बची हैं, वैसे इसके दो पार्ट बनेंगे, एक आज होगा एक कल, ठीक है। अभी एक मानव नेत्र है, वो काफी अच्छा टॉपिक है तो इसलिए थोड़ा लेंथी जा रहा है, बाकी आपको बोर नहीं होना है इस तरह, ये तो आप बोर कर रहे हो ना, पर बोर नहीं होना है आपको, काफी इंटरेस्ट से मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए अब है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु, अंध बिंदु, अंध बिंदु। अब ये अंध बिंदु क्या होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जिस स्थान पर दृष्टि शिरा रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि अंध बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रकाश प्रभाव नहीं पड़ता। यह कहना चाहता है कि जिस स्थान पर दृष्टि शिरा, दृष्टि यानी कि ये दृष्टि शिराएं हैं, रेटिना को छेद कर, रेटिना को, ये रेटिना बना दी, इसको छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं, तो ये वाला जो स्थान होता है उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप अंध बिंदु बोलोगे। तो जहां पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पीत बिंदु। कौन सा बिंदु, पीत बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला द्रव भरा पीला भाग होता है, रेटिना के बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो जहां पर आपको जो प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देगा वो क्या होगा, वो पीत बिंदु होगा। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, सबसे स्पष्ट आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका पीत बिंदु होगा। अब है समजन क्षमता। कौन सी क्षमता, समजन क्षमता। ये समजन क्षमता क्या होती है वो आपको समझाते हैं। समजन क्षमता क्या होती है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित हो, यानी कि अगर आपको किसी वस्तु को स्पष्ट देखना है
तो जो प्रकाश किरणें हैं वो कहां पर पड़नी चाहिए, पूर्णतः आपकी रेटिना पर केंद्रित होनी चाहिए। कहां पर केंद्रित होनी चाहिए, रेटिना पर केंद्रित होना चाहिए। जब तक सारी की सारी प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित नहीं होगी तब तक आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो वस्तु दिखाई आपको नहीं देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आंख किसी पास रखी वस्तु को देखता है, आंख किसी पास रखी वस्तु को देखता है ऐसे ऐसे करके ना, तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या को कम या छोटा करती है। इससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ध्यान से समझना इस बात को। यह कह रहा है कि जब हमारी आंख किसी बिल्कुल पास रखी वस्तु को, बिल्कुल पास रखी वस्तु को देखने का हम देखते हैं, आप देखना, अब जैसे ये दूर है इसे मैं आराम से देख रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं इसे पास लाऊंगा तो मेरी आंखें ऐसे सिकुड़ने लगेंगी। ठीक है, तो पास रखी वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे लेंस के तलों की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह क्या होगी, कम हो जाएगी। आंखें सिकुड़ेंगी तो लेंस की वक्रता त्रिज्या भी कम हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या कम, अब मैंने कल आपको बताई थी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी एफ क्या होती है, आर बटा में 2 ही तो होता है। अगर आर कम होगा तो ये भी तो कम ही होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, इससे लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी भी आपकी कम हो जाती है। और आंख की इस प्रकार की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता ही आपकी क्या कहलाती है, समजन क्षमता कहलाती है। आंख द्वारा फोकस दूरी को कम करने की क्षमता ही या ज्यादा करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, आपकी समजन क्षमता कहलाती है। अब आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक निकट बिंदु, निकट बिंदु। अब देखो हमारी आंख के सबसे नजदीक भाग कौन सा है, हमारा नाक है। क्या हमारा नाक हमारी आंख को, हमारी आंख है वो हमारे नाक को देख पा रही है, नहीं देख पा रही, लेकिन सबसे करीब है। क्यों नहीं देख पा रही, इस बात का जवाब यहां छिपा हुआ है। वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समजन क्षमता लगाकर, यानी कि मैं यहां पर वस्तु रखी है, मैं पूरा ऐसे आंखों को सिकोड़ रहा हूं पूरा, लेकिन लास्ट तक मैं इतना सिकोड़ूं कि मुझे वस्तु बस दिखाई दे जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो निकट बिंदु होगा। तो वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो वो बिंदु क्या होता है, निकट होता है, निकट बिंदु। तो उसकी क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई ह्यूमन बॉडी है और ये 25 सेंटीमीटर दूरी है। यहां पर अगर कोई वस्तु रखी है तो हमारी आंख उसे नहीं देख पाएगी, लेकिन यहां इससे आगे कोई भी वस्तु है तो हमारी आंख उसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो ये 25 सेंटीमीटर वाला जो बिंदु होगा वो क्या होगा, निकट बिंदु होगा। वो क्या होगा, निकट बिंदु होगा। यानी कि हमारी आंख की जो समझन क्षमता है ना, अधिकतम समझन क्षमता वो इतनी है कि वो 25 सेंटीमीटर तक ही चीजों को, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम तक की चीजों को नहीं देख सकता। यानी कि अगर 24, 23, 22 सेंटीमीटर कोई वस्तु, हमारी आंख से 22-23 सेंटीमीटर आगे कोई वस्तु पड़ी है तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, हालांकि चाहे अपने सामने पड़ी हो, लेकिन 22, 23, 20, 18, 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु पड़ी है तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो हमें किसी वस्तु को देखना है तो कम से कम वो वस्तु हमसे 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। कितना, 25 सेंटीमीटर, फिर ही हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो निकट बिंदु कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर पूछा गया है। और दूर वस्तु कितनी भी हो सकती है, तो वह दूरस्थ बिंदु जिसे आंख बिना समझन क्षमता लगाए। अब हम किसी दूर रखी वस्तु को देखते हैं तो क्या हमें जोर लगाना पड़ता है, ऐसे आंखों को ऐसे सिकोड़ना पड़ता है, नहीं, आराम से अपने जितनी आंख की कैपेसिटी है। अब मैं आपको बोल दूं कि आपको अपना ननिहाल देखना है तो आप नहीं देख पाओगे, किसी का नजदीक होगा तो दिख जाएगा, बाकी मोस्टली नहीं देख पाओगे, है ना। तो वो एक समझन क्षमता है। लेकिन आप सूरज को देख सकते हो, चांद को देख सकते हो, वो उससे भी दूर है क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। बिना समझन क्षमता लगाए हम किसी वस्तु को साफ स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो होता है दूर बिंदु। तो दूर बिंदु की क्षमता कितनी होती है, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर। ठीक है, ये था हमारा मानव नेत्र। अभी इसका पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 में कुछ और चीजें हैं जिसमें हम मानव नेत्र के रोग के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ और बातें हैं उसको भी अध्ययन करेंगे।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और हाँ, आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।